मॉनसून साल का वो टाइम अर्थ कम्स अलाइव अगेन। बारिश की हर बूंद के साथ नेचर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। देयर आर मेनी मॉनसून ट्रैक इन उत्तराखंड, जिनमें से एक अपने फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, और ये है वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। मेरे इस सफ़र की शुरुआत होती है कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ साइड से और पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है, और ये सीज़न मानसून का था, जिस कारण दोनों नदियाँ अपने रौद्र रूप में थी। इस खूबसूरत से शहर कर्णप्रयाग को अलविदा बोल के हम निकल जाते हैं आज की डेस्टिनेशन जोशीमठ के लिए। थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं जोशीमठ। जोशीमठ जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पर नरसिम्हा देवता का मंदिर है, और हम डिसाइड करते हैं मंदिर में जाने का। ये मंदिर है नरसिम्हा देवता का, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य ने 900 ईस्वी में बनवाया। शीतकालीन में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के कारण विष्णु जी की पूजा नरसिम्हा देवता के रूप में यहीं करी जाती है। आज हमारी जर्नी का दूसरा दिन था, और आज हमें जोशीमठ से घांगरिया जाना था। करीब 30 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का स्टार्टिंग पॉइंट है। गोविंद घाट से 4 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंचते हैं पुलना, जहां से ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। चलते चलते मेरी नज़र पड़ती है सामने बहते हुए वाटरफॉल पे, जो सच में बहुत सुंदर लग रहा था। हेलो जी, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। और मैं जा रहा हूँ अभी पुलना से घांगरिया वैली ऑफ फ्लावर्स पे। ये ट्रैक कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का होने वाला था, और इस ट्रैक को हम सुबह 7 बजे शुरू करते हैं। मुझे पर्सनली मानसून में ट्रैक करना बहुत पसंद है, क्योंकि लस ग्रीन माउंटेन, चारों ओर से बहते हुए वाटरफॉल, नदियाँ, ये सब आपके ट्रैक को बिल्कुल भी बोर होने नहीं देते। थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं भिवंडार गाँव, जहाँ से असली ट्रैक शुरू होने वाला था। अब यहाँ से स्टीप चढ़ाई आने वाली थी, जो कि पूरी घांगरिया तक थी। और हमारे साथ साथ चलने वाली थी पुष्पावती रिवर। पूरे इस ट्रैक में बारिश ने हमें बहुत परेशान करा। हमें हर बार रुकना पड़ रहा था, रेनकोट पहनना पड़ रहा था, जिस कारण हमारी बैंड बच गई। और अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचे भी नहीं थे कि हमें फ्लावर दिखने शुरू हो गए थे।
पूरे रास्ते भर फ्लावर्स, वाटर क्रॉसिंग, मतलब ट्रैक करने में फुल्ली मज़ा आ रहा था। बट बारिश थी जो हमें हर बार परेशान कर रही थी। अब यहाँ से घांगरिया सिर्फ 2 किलोमीटर बचा था और ये 2 किलोमीटर भी थका देने वाले थे। 2 किलोमीटर चलते ही पहुँच जाते हैं हम आज के अपने बेस कैंप यानी कि घांगरिया में। घांगरिया पहुँचते ही हम गुरुद्वारे में स्टे ले लेते हैं और आज हम यहीं आराम करते हैं। यहाँ से है वैली ऑफ फ्लावर्स का रास्ता और ये जाता है हेमकुंड साहिब के लिए। ये रहा मैप। घांगरिया से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर जाके 2 रास्ते आते हैं। एक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, दूसरा वर्ल्ड हाईएस्ट गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के लिए। आगे जाके हम वैली में अपनी एंट्री करवाते हैं और एंटर हो जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली में एंटर कर चुके हैं और एंटर करके ही यहाँ पर जो अंदर फ्लावर्स निकले हैं वो है। और ये अगर लगी रहे तो एनिमल हो गया, अगर बहुत ज़्यादा लगी रहे तो स्नो लेपर्ड भी मिल सकता है और हिमालयन ब्लैक बेयर। वैली में एंटर करते ही हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए हुए साइन बोर्ड दिखते हैं जिनमें फ्लावर्स और वाइल्ड एनिमल के बारे में लिखा हुआ था, जो आगे चल के हमें वैली में दिखने वाले थे। और अभी हम वैली में पहुंचे भी नहीं थे कि हमें फ्लावर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा आगे चलते ही मेरी नज़र पड़ती है बोर्ड पर, जिस पर वैली ऑफ फ्लावर्स की डिस्कवरी के बारे में लिखा हुआ था। 9 जून 1931 में जब एक फेमस ब्रिटिश क्लाइमर फ्रैंक स्मिथ अपनी टीम के साथ कामेट एक्सपीडिशन से लौटकर बद्रीनाथ जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश रास्ता भटक जाते हैं और पहुंच जाते हैं भ्योंडार वैली में। वो देखते हैं कि पूरी वैली में अलग अलग कलर के हजारों फ्लावर्स लगे हुए थे। उन्होंने इससे पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। बाद में वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम वो रखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां से हमको ब्रिज क्रॉस करना था और ये ब्रिज बना था पुष्पावती रिवर के ऊपर। मानसून का सीजन होने के कारण पुष्पावती रिवर फुल्ली उफान में थी। अब पुल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं डेंस फॉरेस्ट में, जहां थोड़ा स्टीप होने वाला था। और यहाँ पहुंचते ही मैं फुल्ली नेचर को महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे चारों ओर सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ थी, कोई शोर नहीं। अब पूरी वैली में पीने के लिए सिर्फ हमें यही पानी मिलने वाला था, तो मैं अपनी बोतल यहीं से भर देता हूँ।
अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां से पूरी वैली का ओपन व्यू दिखने वाला था। आज हमारी किस्मत हमारे साथ थी, क्योंकि पीक मानसून का सीज़न होने के बाद भी बारिश नहीं होती, पूरी वैली खुली हुई थी। तो यार आगे जाने में मज़ा आने वाला था। ये देखने के बाद ऐसा लगने लगा था कि यार बचपन की बनाई हुई ड्राइंग जिंदा हो गई हो। चारों ओर से फ्लावर्स। सच में यार बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और बताया जाता है कि इस वैली में 500 से भी ज़्यादा फ्लावर स्पीसीज मिलती है। करीब 3 किलोमीटर की हाइक के बाद हम पहुंचते हैं बोल्डर पॉइंट पर, जहाँ तक सारे हाइकर आते हैं और चले जाते हैं। और हम डिसाइड करते हैं कि आगे जाने का, जो इस वैली का लास्ट पॉइंट होने वाला था। अब यहाँ से मार्गरेट लेडी ग्रेव 500 मीटर दूर था, और यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर था पुष्पावती रिवर बेड, जो कि इस वैली का लास्ट पॉइंट होने वाला था। और हम डिसाइड करते हैं पहले पुष्पावती रिवर बेड जाने का। करीब आधा घंटा चलने के बाद हमारे सामने होती है पुष्पावती रिवर बेड। ये व्यू देख के हमारी सारी थकावट मिट जाती है, और बस मन करता है कि इसी व्यू को निहारते रहें, इस नदी को निहारते रहें। सच में यार, ट्रैकिंग हाइकिंग वो स्पोर्ट है जो आपको सच में सुकून देता है, जो आपको नेचर के पास लेके जाता है। तो यार रिवर बेड पे 1-2 घंटा बैठने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि मार्गरेट लेडी ग्रेव जाया जाए। तो हम निकल जाते हैं। अब आखिर मार्गरेट लेडी कौन थी? 1939 में वो वैली ऑफ फ्लावर्स में फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च करने आई थी। 4 जुलाई 1939 में वैली ऑफ फ्लावर्स में फ्लावर्स का सैंपल लेते हुए वो पहाड़ से गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, और स्थानीय लोग उनको दफना देते हैं। बाद में उनकी बहन आई और उन्होंने मेमोरियल ग्रेव बनाया, जिसे आज लोग मार्गरेट लेडी ग्रेव कहते हैं।